हेलो स्टूडेंट्स, ये सेमेस्टर 4 का जेनरिक कोर्स है। लेक्चर नंबर 12, टॉपिक है पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन में हमारे पास तीन सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट फर्स्ट सब टॉपिक है, प्लेन पोलराइज लाइट, प्रोडक्शन एंड एनालिसिस पढ़ना है, एंड सर्कुलर एंड एलिप्टिकल पोलराइजेशन। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव्स। ठीक है, तो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव, देखिए ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जब मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ते हैं तो आपको कंप्लीट उसमें डेरिवेशन आता है मैथमेटिकली कि कैसे आप शो करते हैं कि वेव का नेचर ट्रांसवर्स होगा। लेकिन यहाँ इस पोलराइजेशन के टॉपिक में हम पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे ये देखने के लिए कि लाइट का जो नेचर है वो ट्रांसवर्स होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले पोलराइजेशन से। तो पोलराइजेशन कि पहले हमने तीन फिनोमेना पढ़ा था, दो फिनोमेना और पढ़ा था, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। कुल मिला के तीन हो गए, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये तीनों फिनोमिनन जो है वो वेव नेचर ऑफ लाइट ये इंडिकेट करता है। लेकिन पहला दो जो है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन सिर्फ ये बताता है कि लाइट वेव नेचर रखता है, लाइट इज ए वेव मोशन। वो ये नहीं बताता किस तरह का वेव होगा लाइट। लेकिन पोलराइजेशन आपको डिक्टेट करता है कि लाइट ना केवल वेव है बल्कि एक ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, तो अभी हमने ये पॉइंट स्टेट किया कि पोलराइजेशन हमारा इंडिकेट करता है लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। अब उसको हम एनालाइज करके देखेंगे कि किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि पोलराइजेशन हमारे लाइट को ट्रांसवर्स वेव या ट्रांसवर्स नेचर होता है लाइट का, वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन। अब देखिए पहले पोलराइजेशन के बारे में आते हैं। पोलराइजेशन ऑफ ए वेव, अभी हम मैकेनिकल वेव की बात करते हैं। पोलराइजेशन ऑफ ए वेव, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ ए वेव मतलब मैकेनिकल वेव ले रहे हैं फिलहाल। ठीक है, लाइट के बारे में अभी हम इसके बाद इसके लॉजिक को हम लाइट वेव में अप्लाई करेंगे, तो लाइट वेव का भी हम रखते हैं। तो पोलराइजेशन क्या है, देखिए लाइट जब भी मैकेनिक कोई भी वेव चल रहा होगा, ठीक है, वेव क्या है आपके पास, जब भी कोई मीडियम में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, मान लीजिए कि मैंने एक रस्सी लिया, रस्सी का एक एंड फिक्स कर दिया, दूसरे एंड को हम हिला रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में हिलाएंगे उसका ड्रॉप उसी डायरेक्शन में, मान लीजिए ऐसे हमने हिलाया, इधर रस्सी ऐसे हिलाया तो ये ऐसे ऐसे मूव करेगा रस्सी उस एंड तक। ठीक है, और अगर उसके एंड को हमने ऐसे हिला दिया, ऐसे एक एंड को, तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे 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 वाइब्रेट करके जाएगा। अगर हम चारों डायरेक्शन में उसको रैंडमली ऑसिलेट कर रहे हैं ड्रॉप को, तो हर एक डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस होगा। वो क्या होगा, वेव हमारा कंप्लीटली जो लाइन ऑफ प्रोपगेशन है उसका सिमेट्रिक होगा। तो ऐसा वेव कहलाएगा अनपोलराइज्ड। मतलब क्या कि अगर कोई वेव अपने डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अराउंड सिमेट्रिक है तो दैट वेव इज अनपोलराइज्ड वेव। और ठीक अगर उनमें से हम सारे वाइब्रेशंस को ना लेके ड्रॉप का किसी एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन ले लें, मतलब क्या हो जाएगा कि अपने डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मान लीजिए मैंने सिर्फ एक चुन लिया इधर वाला, जो मैंने झटका दिया इधर इस प्लेन में झटका दिया है रॉप को ऐसे, तो रॉप रस्सी हमारा ऐसे ऐसे बनते हुए जाएगा। ठीक है, साइन कर्व इधर से ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो हमने क्या कहा कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अराउंड वाइब्रेशन हमने एक डायरेक्शन में ले लिया, तो वो कहलाएगा वन साइडेडनेस या अनसिमेट्रिकल, और उसी को हम कहेंगे पोलराइज्ड। अगर वेव अपने डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अराउंड सिमेट्रिक है तो दैट इज अनपोलराइज्ड, अगर अनसिमेट्रिक है तो दैट इज पोलराइज्ड। उसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है। द वेव विच शोज वन साइडेडनेस और विच इज अनसिमेट्रिकल about direction of propagation is called polarized wave, while that symmetrical is called unpolarized wave. सिंपल एक लाइन में है कि अगर आप डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अराउंड सिमेट्रिक है तो अनपोलराइज्ड होगा, अनसिमेट्रिक है तो पोलराइज्ड होगा। ठीक है, अब आ जाइए ट्रांसवर्स। तो हमारे पास मैकेनिकल वेव दो तरह की क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल में आपको याद होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है that vibrates perpendicular to the direction of propagation of wave। ठीक है, अगर ये वेव है, मान लीजिए इस लाइन में अगर वेव जा रहा है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका वाइब्रेशन होगा वेव का, पार्टिकल ऑफ द मीडियम का, तो वो कहलाएगा ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो मीडियम का पार्टिकल वाइब्रेट करेगा दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मतलब अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है
तो इधर से ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है, एनर्जी पास कर रहा है, मीडियम अपने जगह पे वाइब्रेट करते जाएगा, मीडियम का पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, ये आपको पता है पहले से ही। चलिए, तो ये हुआ। अब जब ट्रांसवर्स वेव हम ले रहे हैं, रॉप वाला रस्सी वाला जो कह रहे हैं, तो सिमेट्रिक है चारों तरफ, वो कहलाएगा आपका अनपोलराइज्ड। लेकिन लॉन्गिट्यूड या अगर एक डायरेक्शन में लेंगे तो कहलाएगा पोलराइज्ड। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव से अगर आप लेते हैं, अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव से अगर आप ले रहे हैं तो आपके पास क्या है, सिर्फ वाइब्रेशन पार्टिकल का होगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, तो वहाँ पे तो सिमेट्रिक है नहीं, सिमेट्री की बात कर ही नहीं सकते, उसी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, तो वहाँ पोलराइजेशन नहीं होगा। तो बस को ध्यान रखना है कि ट्रांसवर्स वेव में पोलराइजेशन होगा और लॉन्गिट्यूडनल वेव में कोई पोलराइजेशन नहीं होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव में कोई पोलराइजेशन नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे आपको वन साइडेडनेस ऐसी चीज़, अनसिमेट्रिकल आप कुछ होगा ही नहीं ऑलरेडी, तो वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के ही अलॉन्ग वाइब्रेट कर रहा है, तो सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक क्या। तो ये याद रखिए ट्रांसवर्स वेव ये आपका, अब ये जो डायग्राम मैंने दिखाया है, देखिए जब डॉट है, डॉट का मतलब आ रहा है इधर बाहर की ओर, डॉट के डायरेक्शन में यहाँ हम ले रहे हैं कि प्रोपेगेशन हो रहा है, मतलब प्रोपेगेशन इस केस में क्या हो रहा है, वेव आपका इस पेज से परपेंडिकुलर बाहर निकल रहा है, और जो वाइब्रेशन हो रहा है मीडियम का वो उसके परपेंडिकुलर ऑन द पेज या पैरेलल टू द पेज हो रहा है। और इस डायरेक्शन में क्या है, वेव आपका प्रोपेगेट ए से बी की ओर हो रहा है, पार्टिकल का वाइब्रेशन या तो इसके पेज के पैरेलल है या पेज के परपेंडिकुलर, दोनों केस अनपोलराइज्ड वेव का डायग्राम। इन दोनों में देखिए प्रोपेगेशन इधर हो रहा है, वाइब्रेशन किसी एक डायरेक्शन में है, ये परपेंडिकुलर और यहाँ पैरेलल ऑफ द पेज, ये परपेंडिकुलर टू द पेज, दोनों पोलराइज्ड वेव का कंडीशन है। तो पोलराइज्ड वेव में क्या, अनपोलराइज्ड में क्या हो गया, वही बात लिखा है मैंने यहाँ, सिमेट्रिकल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, और पोलराइज्ड वेव में हो गया नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। और उसी लॉजिक पे हमने कहा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का में कोई पोलराइजेशन नहीं होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल साउंड है, तो साउंड में पोलराइजेशन नहीं होगा, लाइट में होता है, साउंड में नहीं होगा। अब इसी बात को और कन्विंस करने के लिए हम एक स्मॉल छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट में बहुत सिंपल चीज़ें हैं, देखिए उसी बात को जो हमने डिस्कस किया दिखाने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया, वही रॉप वाला, ये रस्सी को हमने चारों तरफ झटका दिया है, ठीक है, और ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करने की कोशिश की है, और दो स्लिट रख दिए गए S1 और S2, और दोनों स्लिट क्या है, इस डायग्राम को समझिए। ये जो वेव आपका मूव करेगा इधर, ठीक है, जो रॉप है ऐसे जा रहा है जब इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, या ऐसे जा रहा है, या फिर किसी और ऐसे थर्ड डायरेक्शन में, तो एक स्लिट S1 लिए, स्लिट S2 लिए, मतलब यहाँ पे होल है, रेक्टेंगुलर होल है दोनों में। जब भी रॉप आपका, और ये स्लिट कैसे है, इस पेज पे खड़ा है, सपोज कीजिए कि हमारे पेज है और पेज के परपेंडिकुलर दोनों स्लिट रखे हुए हैं, तो रॉप जब भी वाइब्रेट करेगा इस पेज के परपेंडिकुलर, तब ये रॉप वेव जो है, रॉप की वजह से जो वेव हो रहा है वो इससे पार करेगा, पार कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब भी रॉप आपका इसके पैरेलल जाएगा, पेज के पैरेलल जाएगा, तो यहाँ आके ख़त्म हो जाएगा, इस स्लिट में घुसेगा नहीं, ठीक है। तो इस केस में आपके पास वेव सिर्फ वही पास कर रहा है जो स्लिट के पैरेलल या इस पेज के परपेंडिकुलर है, क्योंकि स्लिट आपका भी पेज के परपेंडिकुलर है, स्लिट के पैरेलल जो वेव है वो इससे पास कर गया, S1 से भी पास कर गया और S2 से भी पास कर गया, ठीक है। ये ट्रांसवर्स वेव है। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स लेते तो आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तो पास कर ही जाना है, क्योंकि वो चाहे उसका डायरेक्शन ही होगा प्रोपेगेशन के अलॉन्ग, तो वो इससे पास कर ही जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स S1 से पास करेगा, S2 से पास करेगा। अगर S2 को आप रोटेट करते हैं या S1 को रोटेट करते हैं, मान लीजिए हमने एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यहाँ पर, इसको भी छोड़ देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव की पहली बात कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर पास करते हैं तो S1 को भी घुमाइए इस एक्सिस के अराउंड, S2 को घुमाइए, दोनों घुमाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वो तो पास कर ही जाना है, ठीक है। लेकिन इस केस में, ट्रांसवर्स वाले केस में, S1 को अगर आप घुमाते हैं, मान लिया आपने अभी S1 S2 को छोड़ दिया, S1 को घुमाते हैं, तो जब आपने स्लिट आपका इसके पैरेलल, जो भी स्लिट के पैरेलल वेव होगा वो पास करेगा। अगर स्लिट अगर ऐसे टर्न कर दिया तो ऐसा वाला वेव पास करेगा, और ऐसे हो गया तो ऐसा वाला वेव पास करेगा, ठीक है। जो स्लिट के पैरेलल वेव होगा वो पास कर जाएगा, S1 को रोटेट कर रहे हैं तो। उसके बाद जब यहाँ से वेव आ गया तो S2 स्लिट हमारे पास है, S2 स्लिट में तभी पास करेगा जब अगेन स्लिट के पैरेलल होगा।
तो दोनों से पास करने के लिए कंडीशन जरूरी है कि S1 S2 आपके पैरेलल रहे। अब माने S2 से हमने रख दिया, S2 को हमने S1 को यहाँ रख दिया और S2 को घुमाया, तो S1 से तुम्हारे पास ऑलरेडी अनपोलराइज्ड वेव है, पोलराइज्ड हो गया है। यहाँ ऑल डायरेक्शंस में था, यहाँ एक डायरेक्शन में हो गया, अनसिमेट्रिक हो गया। अब ये अगर स्लिट को दोनों स्लिट पैरेलल है तब तो पास कर जाएगा। जैसे स्लिट को हमने घुमा के इसके परपेंडिकुलर कर दिया, किसी और डायरेक्शन में परपेंडिकुलर कर दिया, तब तो बिल्कुल पास नहीं करेगा। किसी और डायरेक्शन में करेंगे थोड़ा सा पास भी करेगा। इसी चीज़ को हमने यहाँ दिखाया है। स्लिट S1 को आप भले रोटेट कर लीजिए, स्लिट एडवांस को रोटेट करेंगे तो आपका वेव पास करेगा, क्योंकि यहाँ सारा अनपोलराइज्ड वेव है, हर डायरेक्शन में वेव है। लेकिन यहाँ के बाद अगर आप स्लिट को आप टर्न करते हैं तो आपके पास ये वेव पास नहीं करेगा, क्योंकि आप वेव वही पास कर सकता है जो स्लिट की पैरेलल हो। स्लिट को आपने इसके परपेंडिकुलर कर दिया तो पास नहीं करेगा। तो यही स्लिट S1 जो है वो पोलराइजर कहला रहा है, जो कि अनसिमेट्रिकल अनपोलराइज लाइट है, यहाँ से निकलने के बाद पोलराइज्ड हो गया। S2 एनालाइजर हो रहा है। S2 एनालाइजर इसलिए है कि एनालिसिस कर रहा है कि लाइट पोलराइज है कि नहीं। अगर ये पोलराइज है और इसी डायरेक्शन में पोलराइजेशन है इसका स्लिट के पैरेलल, तो पास कर जाएगा। अगर पोलराइज है और स्लिट के डायरेक्शन के पैरेलल नहीं है तो पास नहीं करेगा। यही इन्हीं सब बातों को मैंने यहाँ लिखा है समराइज करके। तो देखिए ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव सेटअप इन स्ट्रिंग। अगर आप स्ट्रिंग में लॉन्गिट्यूडनल वेव सेटअप करते हैं तो वेव पासेस थ्रू S1 एंड ऑन रोटेशन ऑन S1 और S2 अनअफेक्टेड। अगर आपका स्ट्रिंग में आपने खींच के झटका दिया है पर हॉरिजॉन्टली दोनों एंड में, किसी एक एंड में इसे स्प्रिंग को आप झटका देते हैं उस तरीके से, तो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव बनेगा। और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होगा, आप S1 से ही पास करेगा, S2 से पास करेगा। अगर S1 S2 को आप रोटेट भी कर रहे हैं, किसी एक को रोटेट भी कर रहे हैं, दोनों को रोटेट कर रहे हैं, तब भी वो पास कर जाएगा, क्योंकि उससे कोई पोलराइजेशन, लॉन्गिट्यूडनल वेव में पोलराइजेशन तो होना नहीं है, वो पास कर जा रहा है। सेकेंड केस जो भी मैंने फिगर में देखा कि जब हम स्ट्रिंग से ट्रांसवर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या केसेस आए, जो मैंने डिस्कस किया उसी को लिखा है। ट्रांसवर्स वेव्स हैविंग वाइब्रेशंस इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आर सेटअप इन द स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग में हम अनसिमेट्रिकल या अनपोलराइज्ड वेव प्रोड्यूस किए हैं। तो पहला केस क्या है, ओनली वेव्स हैविंग वाइब्रेशंस पैरेलल टू S1 पासेस थ्रू S1। तो S1 स्लिट S1 के जो वेव स्लिट के पैरेलल है वही पास करेगा S1 से। अगर आप S1 को घुमा भी रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो भी वही वेव पास करेगा जो S1 के पैरेलल आ जाता है। आल्सो ऑन रोटेशन S1 ऑलवेज ओनली द वाइब्रेशंस पैरेलल टू S1 पासेस थ्रू S1। सेकेंड, जब S1 से वेव निकल गया, पास कर गया, उसके बाद जो S2 आया, wave coming out of S1 passes through rotating S2 emerging wave from S2 has maximum amplitude when S1 and S2 parallel and zero amplitude when S1 and S2 are perpendicular। ये कह रहा है कि S1 से आपका वेव निकल गया, ठीक है। अब आपको उस ये अनपोलराइज था, यहाँ पोलराइज हो गया, पोलराइजर है तो पोलराइज कर दिया। अब पोलराइज वेव हमारा S2 जो एनालाइजर उसे पास करना है, तो एक ही कंडीशन में पास करेगा, जब ये वेव स्लिट के पैरेलल हो। अगर ये वेव स्लिट के पैरेलल परपेंडिकुलर होगा तो जीरो पास करेगा, किसी और डायरेक्शन में होगा थोड़ा सा पास करेगा। मतलब जो वेव आप यहाँ पे देखेंगे उसकी इंटेंसिटी वैरी करेगी या एम्पलीट्यूड वैरी करेगा, 0 टू मैक्सिमम। ठीक है, तो जब मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों स्लिट पैरेलल होंगे। मिनिमम या जीरो कब होगा, जब दोनों स्लिट परपेंडिकुलर होंगे। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा था। Wave coming out of S1 passes through rotating S2. Emerging wave from S2 has maximum amplitude when S1 and S2 are parallel and zero amplitude when S1 and S2 are perpendicular। तो ये तो हमने बात कर ली मैकेनिकल वेव की, ठीक है। अब सेम फिनोमिना अगर हम लाइट वेव पे अपनाएं, सिमिलर फिनोमिनन, तो हमको पता चल जाएगा कि क्या कंक्लूड करने वाले हैं, क्या कंक्लूजन आता है उसमें। सो देखिए, तो ये हम आ जाते हैं नेक्स्ट लाइट वेव के लिए, और ये आपका यही आपका क्वेश्चन बनने वाला है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव या ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आएगा तो आ सकता है। तो यहाँ हमने एक क्रिस्टल लिया है, उसका नाम है टर्मलीन क्रिस्टल या टर्मोलाइन क्रिस्टल, T1 एंड T2, ठीक है। और
ए पे लिया लाइट वेव, ठीक, अनपोलराइज्ड लाइट वेव। अब यहाँ से जब लाइट वेव पास करेगा, ठीक है, ये स्पेशल काइंड ऑफ क्रिस्टल्स हैं, तो ये लाइट वेव यहाँ से तो जब T1 से पास करना होगा तो आराम से आपको जो इंटेंसिटी यहाँ मिल रहा है वो इंटेंसिटी यहाँ के बराबर ही मिलेगा, कोई चेंज नहीं होगा इंटेंसिटी में। जो इनिशियल इसमें इंटर करने के पहले जो इंटेंसिटी है लाइट की, वही एम्पलीट्यूड है, वही लाइट इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इवन अगर आप T1 को रोटेट भी करेंगे तब भी आपका इंटेंसिटी सेम मिलना है लाइट का यहाँ पे। क्यों? वही लॉजिक है, इसमें से जो पोलराइज लाइट है पर्टिकुलर डायरेक्शन का लाइट इसमें फ्लो कर रहा है, और जब रोटेट कर रहे हैं तो उस डायरेक्शन में जो इसके पैरेलल जो वेव है वही फ्लो कर रहा है, ठीक है। मैंने लिखा है, ऐसे पढ़ के दिखाऊंगा। अब यहाँ से निकलने के बाद लाइट, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तब तो लाइट पास कर जा रहा है कंप्लीट वही इंटेंसिटी का, एम्पलीट्यूड वही इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड रहेगा। लेकिन इसको अगर आप रोटेट करते हैं तो जो वेव आप ऑब्टेन करेंगे इसको पास करने के बाद, ट्रांसमिट करने के बाद, उसकी इंटेंसिटी वैरी करेगी 0 to मैक्सिमम। तो जब आपका ये दोनों स्लेट दोनों टर्मलाइन क्रिस्टल पैरेलल होगा तो लाइट यहाँ मैक्सिमम इंटेंस होगा जो इंटेंसिटी थी इसकी, और जब दोनों परपेंडिकुलर होगा तो ये 0 होगा और बीच में उसके बीच में होगा। ये मैंने सेकंड डायग्राम में दिखाया कि जब पैरेलल है, परपेंडिकुलर है दोनों क्रिस्टल, तो ये नो लाइट है, ठीक। लॉजिक वही है जो आपको मैकेनिकल वेव के लिए था, उसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है। इफ लाइट वेव इज पास थ्रू ए टर्मलाइन क्रिस्टल T1, देन द ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम T1 इज नॉट अफेक्टेड इवन इफ T1 इज रोटेटेड। यहाँ से लाइट पास कर रहा है, इसको आप ऐसे रखें या रोटेट कर रहे हैं, आपका यहाँ पे लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, वही एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड रहेगा जो इंटर करते वक्त है। तो इससे क्या पता चला? इससे हमने कंक्लूड किया कि लाइट क्या है, या तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है या तो ट्रांसवर्स वेव है जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। सो आइदर लाइट इज आइदर longitudinal wave or transverse wave having vibrations in all possible directions perpendicular to the direction of the propagation of the wave। दोनों केस हो सकता है। फर्स्ट टर्मिनल क्रिस्टल से जब पास किया तो लॉन्गिट्यूडनल भी पास कर जाएगा, ट्रांसवर्स भी पास कर जाएगा। अब जब T2 से पास करते हैं, इफ लाइट वेव्स आफ्टर T1 इज अलाउड टू पास फ्रॉम थ्रू रोटेटिंग T2, T2 से पास करते हैं, T2 को रोटेट कर रहे हैं अराउंड द एक्सिस ऑफ लाइट, एक्सिस ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो T2 जो होगा यहाँ पे जब पास करके आएगा तो उसकी इंटेंसिटी वैरी करेगी, ये इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड वैरी करेगा 0 से मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों क्रिस्टल पैरेलल होंगे, या मिनिमम कब होगा? जब दोनों क्रिस्टल, मिनिमम या 0 कब होगा? जब दोनों क्रिस्टल परपेंडिकुलर होंगे। उसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा है। इफ लाइट वेव आफ्टर T1 इज अलाउड टू पास थ्रू रोटेटिंग T2, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम T2 varies from maximum when both are parallel to 0 when both are perpendicular, दोनों both crystals are perpendicular। तो इससे क्या जाहिर हुआ? अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव होता तब तो T2 से भी पास कर गया होता। अभी हमने देखा था मैकेनिकल वेव्स में कि लॉन्गिट्यूडनल वेव से वो आप रोटेट करें ना करें वो पास करना ही करना है, क्योंकि उसका वाइब्रेशंस along द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? T2 से आपका पास नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? लाइट हमारा क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव तो नहीं हो सकता, इसलिए ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि हमारा लाइट है, पोलराइजेशन के पॉइंट से हमने देखा, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि लाइट हमारा ट्रांसवर्स वेव होना चाहिए, ठीक है। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी इसमें आता है लाइट में, सॉरी पोलराइजेशन में, कि उसके बारे में डिस्कस करेंगे करके, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट क्या है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसको लिखते हैं सिर्फ। द फिनोमिनन of limiting the all possible directions of vibrations of transverse light wave into one particular direction is called polarization of light। मतलब जो आपका डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है वो आपके, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अराउंड अगर आपका वेव सिमेट्रिकल है तो पोलराइज कब होगा? जब उसको आप अनसिमेट्रिकल कर देंगे, ठीक है। तो वही लिखा हमने कि द फिनोमिनन occurring at T1 that is limiting the all possible directions of vibrations of transverse light wave into one particular direction is called polarization of light। इसको मैं लिखता हूँ, लिख दिया मैंने, फिर पढ़ता हूँ एक बार।
The phenomenon of limiting the all possible directions of vibrations of transverse light wave in one particular direction is called polarization of light. और ये हो गया फिनोमिनन कहलाया पोलराइजेशन ऑफ लाइट, और जो लाइट को हमने एक डायरेक्शन में किया वो कहलाएगा पोलराइज्ड वेव। ठीक है, तो सेकंड हमारा आ गया क्या, पोलराइज्ड वेव का हम लिखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या मैंने बताया कि द वेव हैविंग वन पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड द पोलराइज्ड वेव। और जो ये ऐसा कर रहा है, सारे डायरेक्शंस को एक डायरेक्शन में लिमिट कर रहा है, वाइब्रेशंस के डायरेक्शंस को, वो कहलाएगा पोलराइजर। तो पोलराइजर क्या हो जाएगा कि द इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूसेस द पोलराइजेशन इन द वेव इज कॉल्ड पोलराइजर। वही लिखा मैंने, डिवाइस विच प्रोड्यूसेस द पोलराइजेशन इन द वेव इज कॉल्ड पोलराइजर। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, देखिए प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या है, द पर्टिकुलर प्लेन इन विच द वाइब्रेशन ऑफ पोलराइज्ड वेव अकर्स एंड विच कंटेन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। पहला पॉइंट क्या है, वो प्लेन जिसमें वाइब्रेशन ऑफ पोलराइजेशन वेव हो रहा है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को भी इंक्लूड कर रहा है, वो प्लेन कहलाएगा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। डायग्राम में देखिए, अगर ये डायग्राम लेते हैं, ये अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अगर लेते हैं, इस डायरेक्शन में अगर प्रोपगेट कर रहा है, ठीक है, तो और ये वेव आपका मान लीजिए ऐसा है पैरेलल, इस पेज के पैरेलल, ये लाइन दे रहा है इस पेज के पैरेलल है। ठीक है, इस पेज के पैरेलल मतलब इस प्लेन के पैरेलल है। तो इस प्लेन के पैरेलल है आपका वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी है, तो ये प्लेन कहलाएगा आपका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन मतलब जिस प्लेन में वाइब्रेशन हो रहा है और आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी उसी प्लेन में होना चाहिए, तो ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहलाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है, द प्लेन विच कंटेन्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वाइब्रेशन। ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन क्या है, जो इस प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर हो और पोलराइज्ड लाइट का जो प्रोपगेशन है उसको भी इंक्लूड करता हो, उसको हम लिखते हैं, अभी पहले लिखते हैं फिर बताते हैं।